हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमरीश कुमार एंड स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरीश कुमार में। डियर फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं स्टैटिक्स का सेक्शन 4, जिसमें हम बात करेंगे रेंज की कि रेंज क्या होता है। तो पहले मैं बता दूं आपको, ये लेक्चर सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स जो भी हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से जो कर रहे हैं या अदर किसी भी यूनिवर्सिटी से जैसे MDU या CDLU किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर वो स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं या उनके सिलेबस में है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे जा रहे हैं, जहाँ पे भी ये सिलेबस में है, सभी के लिए रेंज आपका बेनिफिशियल रहेगा। तो आज हम करने वाले हैं रेंज के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक थ्योरम है, हमारा एक आर्टिकल है, ये है कि हम किसी भी सिस्टम ऑफ फोर्स को रिप्लेस करके दिखाएंगे किन्हीं दो फोर्सेज से। क्या, दोबारा बता दूं मैं आपको एक बार, हम करने जा रहे हैं कि कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं दो फोर्सेज से, ठीक है। और ऐसा हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज में कर सकते हैं कि किसी भी सिस्टम ऑफ फोर्स को आप दो फोर्सेज में रिड्यूस करके दिखाएं। और ऐसा आप एक तरीके से नहीं, ऐसा आप इनफाइनाइट तरीकों से कर सकते हैं, ये आपको दिखाना है। फिर उसके बाद इसी आर्टिकल में हम ये भी दिखाएंगे कि इन दोनों फोर्सेज की हेल्प से अगर मैं कोई टेट्राहेड्रन फॉर्म करूँ या कोई टेट्राहेड्रन बनाऊँ तो उस टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम होगा वो कॉन्स्टेंट होगा, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो फर्स्टली पहले हम करेंगे कि किसी भी सिस्टम ऑफ फोर्स को, आप दोबारा सुने, किसी भी सिस्टम ऑफ फोर्स को, कोई सिस्टम ऑफ फोर्स दिया हुआ है आपको, तो आपने उसको रिप्लेस करके दिखाना है दो फोर्सेस से। मतलब क्या कि जितना काम सिस्टम ऑफ फोर्स कर रहा है उतना ही काम मिलके कोई भी दो फोर्स करेंगे, और वो दो फोर्स जो आप ले सकते हैं वो आप इनफाइनाइट तरीकों से ले सकते हैं। ये आपको प्रूव करके दिखाना है फर्स्ट वे में इसी आर्टिकल में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए लेक्चर। सो आप बने रहें हमारे साथ और लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, तभी आपको ये आर्टिकल समझ आएगा। क्योंकि इसी आर्टिकल के बेस क्या हैं, इस चैप्टर के रेंज के हम 4-5 जो रिजल्ट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, वो करेंगे। इन्हीं के बेस्ड आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं और ये भी एग्जाम में आने के चांस रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं बता दूं आपको कि सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है। सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ शेयर जरूर किया करें और कमेंट जरूर कर दिया करें भाई वीडियो कैसी लग रही है आपको। और अगर अच्छी लगे है वीडियो तो लाइक भी जरूर किया करो, क्योंकि उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपका एक लाइक या एक कमेंट हमें इस टाइप की वीडियो बनाने के लिए प्रॉपरली क्या करता रहता है, मोटिवेट करता रहता है, ठीक है। तो आप अपना जो ये टॉपिक है रेंज, उसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसमें आपको एक बार बता दूं कि रेंज जो था हमारा, इससे पहले हम एक चैप्टर है फोर्सेज इन 3 डायमेंशन वो कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो फोर्सेज इन 3 डायमेंशन स्टैटिक्स नाम की प्लेलिस्ट मेरे चैनल में बनी हुई है, वहाँ से जाके देख सकते हैं आप। उसमें मैंने आपको रेंज की डेफिनेशन बताई थी कि रेंज क्या होता है कि कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्स अगर आपको दिया हुआ है, हमने प्रूफ भी किया था वहाँ पे कि किसी भी सिस्टम ऑफ फोर्स को जनरली आप रिड्यूस कर सकते हैं किसी सिंगल फोर्स आर में एंड अ सिंगल कपल ऑफ मोमेंट के, ठीक है। इसमें हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब मैंने बताया था पर्टिकुलर कि अगर एक्सिस ऑफ कपल एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक ही लाइन पे कोइंसाइड कर जाएं तो हम उस सिस्टम को मोमेंट ऑफ कपल के और आपका फोर्स आर को अगर टुगेदर एक साथ लिखें या एक साथ बोल लें तो उसको हम रेंज बोल देते हैं। मतलब अगर सिस्टम ऑफ फोर्स को हम किन्हीं दो सिंगल फोर्स में और हमने कपल में रिड्यूस कर दिया था, अगर आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ कपल एक ही लाइन पे लाई करें तो हम उस लाइन को सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं और उनको एक साथ बोलें तो उनको रेंज बोलते हैं हम। तो डियर फ्रेंड्स, जब मैं ये आर्टिकल करूंगा इसमें करना क्या है, दोबारा एक बार मैं बताऊं आपको कि किसी भी सिस्टम ऑफ फोर्स को आपने रिप्लेस करके दिखाना है दो फोर्सेज में, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे डायग्रामेटिकली और बड़े अच्छे से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा, कोई भी ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। ध्यान से समझते रहें क्योंकि ये आर्टिकल आपका पूरा का पूरा बेस है रेंज चैप्टर का, ये अच्छे से आपको आना चाहिए। वीडियो थोड़ा लेंथी हो तो आप पेशेंस बनाए रखें, लास्ट तक जरूर देखें तभी समझ आएगा। क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई सिस्टम ऑफ फोर्स आपको दिया हुआ है तो उसको रिप्लेस करके दिखाएं दो फोर्सेस से। सो फ्रेंड्स, हमने पहले ही हम प्रूव कर चुके हैं कि कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं किन्हीं दो फोर्सेज में। वो कैसे कि आप किसी भी सिस्टम ऑफ फोर्स को रिप्लेस कर सकते हैं बाय द सिंगल फोर्स आर एंड कपल ऑफ मोमेंट के। इसमें हमने रिड्यूस करना सीख लिया था। तो मतलब जो अपना सिस्टम ऑफ फोर्स है वो रिड्यूस हो चुका है ऑलरेडी, किसमें, एक सिंगल फोर्स आर में, और कपल ऑफ मोमेंट के में वो रिड्यूस हो चुका है, वो तो हमने किया हुआ है। उससे आगे जो है वो मैं करूँगा कि आप उस
कपल को, उस रेंच को हम दो फोर्स में रिड्यूस करके दिखाएंगे। वो कैसे करेंगे ये हम कर लेते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आपको जो बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है वो ये सिस्टम ऑफ फोर्स दिया हुआ था। तो सिस्टम ऑफ फोर्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं किसी कपल और एक फोर्स सिंगल आर में, तो वहां से आगे मैं आर्टिकल को करूंगा। ठीक है, तो हमने ये लिखना है जनरली यहाँ पे कि वी नो दैट एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेज कैन बी रिड्यूस टू अ सिंगल फोर्स आर एंड अ कपल ऑफ मोमेंट के। तो डियर फ्रेंड्स, जो मैं आर्टिकल चलाऊंगा यहाँ से चलाऊंगा कि आपके पास, मैंने मान लिया कि ये ओ पॉइंट पे मेरे पास क्या है, कोई भी, ये मेरे पास ओ पॉइंट पे क्या है, ये आपके पास फोर्स आर लगा है ओ पॉइंट पे, और इस लाइन पे ही आपका क्या है, कपल ऑफ मोमेंट के या मोमेंट ऑफ कपल के आपका लाई कर रहा है। तो ये क्या, इस लाइन को हम सेंट्रल एक्सिस बोलते थे। क्यों? क्योंकि इसी पे आपका सिंगल फोर्स आर लाई कर रहा है और इसी पे कपल ऑफ मोमेंट के लाई कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलते थे, सेंट्रल एक्सिस, और इसी को आर और के को टुगेदर अगर हम बोल लें तो इसको रेंच बोलते थे। ठीक है, तो अब आपको दिखाना है कि कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्स आपका दो फोर्सेज में हम रिप्लेस कर सकते हैं। इस सिस्टम ऑफ फोर्स को दो फोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। देखो वो कैसे। अब मैं क्या करता हूं डियर फ्रेंड्स, इस रेंच को, ठीक है, सिस्टम ऑफ फोर्स को पहले रिड्यूस किया इसमें, ठीक है, और उसके बाद अब हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं कि जितना सिस्टम ऑफ फोर्स काम कर रहा है उसके बजाय हम ये दो फोर्स लगा ले, वो काम कर रहे थे, और अब इनको भी चाहते हैं हम कि ये सिंगल ओनली टू फोर्सेज में रिप्लेस कर सकते हैं क्या हम इनसे। तो जैसे इसके लिए मैंने ऐसे किया यहाँ से, ठीक है, ए पॉइंट पे कोई एक दूसरा फोर्स लगाऊंगा मैं ए पॉइंट पे, और एक दूसरा फोर्स लगाऊंगा मैं बी पॉइंट पे। दोबारा सुने ध्यान से, क्या करना है, मैंने एक ए पॉइंट पे मैंने कोई भी ओ से ए, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है डिस्टेंस मैंने ले ली स्मॉल ए, यहाँ से यहाँ तक मैंने कोई स्मॉल ए डिस्टेंस ली, मतलब 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर वटएवर, और ओ से बी तक जो डिस्टेंस ली है डिस्टेंस मैंने, वो सपोज करो थोड़ी देर के लिए मैंने बी ले ली। अब मैं क्या करूंगा कि ए पॉइंट पे कोई फोर्स लगा देता हूं और बी पॉइंट पे दूसरा फोर्स लगा देता हूं। देखेंगे ऐसा हम लगा सकते हैं या नहीं। इस सिस्टम ऑफ फोर्स, जितना ये सिस्टम ऑफ मतलब कि जितना ये रेंच काम करेगा उतना ही काम वो दोनों के दोनों फोर्स करने चाहिए, ऐसा हमने प्रूव करना है। तो मैंने कहा कि ये सपोज करो ए पॉइंट पे हमने एक फोर्स जो है वो R1 मैग्नीट्यूड का अप्लाई किया, ठीक है रेजिस्टेंस, और ये मैंने कोई दूसरा फोर्स जो है आपका फोर्स R2, दोबारा देख लें। अब मैंने क्या किया रेजिस्टेंस, ये ए पॉइंट पे फोर्स लगाया है R1, इसको मैंने नाम दे दिया थोड़ी देर के लिए अलोंग AC, और बी पे मैंने फोर्स लगाया है अलोंग BD, उसको नाम दे दिया मैंने फोर्स R2। तो मेरे पास क्या है डियर फ्रेंड्स, ऐसे कहूंगा मैं कि लेट अस कंसीडर अ कपल ऑफ मोमेंट K एंड अ सिंगल फोर्स R विच आर एक्ट अलोंग OZ, ठीक है, OZ नाम दे दें अगर इसको आप, कि जो आपका ये रेंच है वो कहाँ लग रहा है, आपका अलोंग OZ काम कर रहा है। अब मैं करना चाहता हूँ कि ये R के, मतलब यहाँ पे गिवन क्या है आपको, ये रेंच गिवन है डियर फ्रेंड्स, ठीक है, सिस्टम ऑफ फोर्स गिवन था। तो सिस्टम ऑफ फोर्स को हम जानते हैं कि उसे हम किसी सिंगल फोर्स और कपल ऑफ मोमेंट में रिड्यूस कर सकते हैं। तो मतलब जनरली ये गिवन है अब आपको, ठीक है, अब ये गिवन है आपको, और आपने इसको रिप्लेस किससे करना है, दो फोर्सेज से। मैंने उन फोर्सेज को अपनी तरफ से ही नाम दे दिया कि मैंने सपोज करो इसको रिप्लेस कर दिया R1 से और R2 से। मतलब मेरा एम क्या रहेगा वो समझ ले पहले आप, क्योंकि प्रूफ तो मैं 2 मिनट में कर दूंगा, इसका पहले आप थोड़ी समझ लें अच्छे से। तो मैं ये काम करना चाहूंगा यहाँ पे कि जो फोर्स R1 है आपका और R2 है, R1 को मैं R और K की टर्म्स में लेके आऊंगा, क्योंकि हमें गिवन क्या क्या है, देखो हमें R K और ये डिस्टेंस A और ये डिस्टेंस B गिवन है। देखो मुझे ये पता होगा कि मैंने यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे ये फोर्स R1 लगाया है, मुझे ये भी पता होगा मैंने यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे B पॉइंट से ये फोर्स R2 लगाया है। तो A और B गिवन है मुझे, और R और K भी गिवन है मुझे। R1 और R2 मुझे फाइंड करना है कि मैं ऐसे रिप्लेस कर सकता हूं। अगर मेरा R1 R K और A B की टर्म्स में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर R2 भी मेरा A B और R K की टर्म्स में आ गया तो भी बहुत बढ़िया बात है। मुझे यही प्रूव करना है कि R1 और R2 जो हैं वो R K और A B की टर्म्स में फाइंड हो जाएंगे, क्या मैं ये चाहता हूँ, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो उसके लिए थोड़ी सी मुझे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। जो कंस्ट्रक्शन हमने ये की है उसको एज इट इज आपने थ्योरम में या आर्टिकल में एज इट इज लिख देना है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा प्रोसीड करने के लिए, इसके आर्टिकल को प्रूफ करने के लिए, R1 और R2 को R K A B की टर्म्स में फाइंड करने के लिए मैं ये मान लेता हूं कि जो फोर्स R1 है वो डायरेक्शन OZ, लाइन OZ के साथ अल्फा एंगल बना रहा है,
और जो फोर्स R2 है वो OZ के साथ एंगल बीटा बना रहा है। अब यहाँ पे बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि जो ये फोर्स R1 है वो OZ के साथ कैसे अल्फा एंगल बना रहा है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स OZ आपको यहाँ नजर आ रहा है, AC आपको यहाँ नजर आ रहा है। तो जब भी आपने इस टाइप से एंगल देखना हो किसी ऐसे लाइन के साथ जो उससे दूर हो, तो उसको आप उसके साथ पैरेलली शिफ्ट करके उसके पास ले जाओ। तो जैसे ही डियर फ्रेंड्स आप इसको OZ को पैरेलली शिफ्ट करोगे यहाँ पे, तो देखो ये ऐसे आ जाएगी लाइन। मतलब अपने माइंड में ये सोचें कि ये लाइन अब आपकी OZ है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है डियर फ्रेंड्स ये आपको दिया हुआ है अल्फा। मैंने कंसीडर किया कि लेट अस कंसीडर फोर्स R1 मेक एन एंगल अल्फा विद OZ, ठीक है। ऐसे ही मैंने कंसीडर किया, जैसे इसके साथ फोर्स देखेंगे R2 का R2 का अगर एंगल देखेंगे OZ के साथ, तो मैं OZ को पैरेलली यहाँ पे क्या कर दूंगा, शिफ्ट कर दूंगा। तो मुझे यहाँ से ये वाला जो एंगल है वो मैंने कंसीडर किया अपने प्रूफ को पूरा प्रोसीड करने के लिए। वो एंगल मैंने कंसीडर कर लिया कि ये एंगल मुझे बीटा दिया हुआ है। दोबारा सुने, मैंने कंसीडर किया कि लेट अस कंसीडर फोर्स R1 मेक एन एंगल अल्फा विद OZ एंड फोर्स R2 मेक एंगल बीटा विद OZ, ठीक है। एंड लेट अस कंसीडर अ फोर्स R1 एंड R2 एक्ट एट A एंड B रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये हमने कंसीडर किया। एंड लेट अस कंसीडर OA इक्वल टू स्मॉल a एंड OB इक्वल टू स्मॉल b। ये सब कुछ आपने कंस्ट्रक्शन में लिखना है। उसके बाद आपने देखो जनरली बस यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा ही काम है। मतलब मैंने बताया भी था आपको, मेरा एम ये रहेगा कि R1 को मैं RK की टर्म्स में ले आऊँ AB की, R2 को भी मैं RK AB की टर्म्स में ले आऊँ, क्योंकि मुझे डिफरेंस RK AB ही दिया हुआ है। बस R1 R2 की वैल्यू मैं फाइंड करना चाहता हूँ। इस सिस्टम ऑफ फोर्स, इस कपल को, इस रेंज को मैं रिड्यूस करना चाहता हूँ, रिप्लेस करना चाहता हूँ दो फोर्सेज में, R1 और R2 में। तो ये रिप्लेस तभी हो सकते हैं जब R1 की वैल्यू फाइंड हो, R2 की वैल्यू फाइंड हो। हमें कैसे पता लगेगा कि R1 की वैल्यू फाइंड होगी, मतलब क्या गिवन है RK AB, बार बार बता रहा हूं मैं। तो R1 को हम RK और AB की टर्म्स में फाइंड करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो यहीं से वीडियो को पीछे से चलाएं और फिर आप समझे, फिर आगे करें, बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो डियर्स उसके लिए देखो मैंने क्या किया, दो ही स्टेप लिखूंगा बस मैं, आपको बिल्कुल एकदम समझ आ जाएगा। क्या कि नाउ, ऐसे लिखूंगा कि नाउ रिजोल्व, मैं क्या करूंगा, रिजोल्व फोर्स, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स को रिजोल्व कर रहा हूं। आर फोर्स को मैंने रिजोल्व किया। नाउ रिजोल्व फोर्स आर अलोंग OZ एंड परपेंडिकुलर टू OZ। मतलब क्या, अलोंग OZ एंड परपेंडिकुलर टू OZ। बस ये काम करना है मुझे, क्या कि फोर्स R को मैं क्या करूंगा डिस्टेंस, रिजोल्व करूंगा अलोंग OZ एंड परपेंडिकुलर टू OZ। रिजोल्व मतलब क्या होता है वो समझा दूं पहले आपको। वैसे मैंने जो आपको कराया था फोर्सेज इन 3 डायमेंशन चैप्टर, उसमें रिजोल्व का पूरा अच्छे से मीनिंग बताया था। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे उनको देख लें, फिर आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा। तो रिजोल्व का मतलब क्या होता है कि अगर आप इस फोर्स R को दो फोर्सेज में रिजोल्व कर रहे हो, R1 और R2 में। सो डिस्टेंस क्या है कि थोड़ी आवाज़ें वगैरह आई होंगी यार, आपको डिस्टर्बेंस होगी थी, क्योंकि बाहर से कोई भी आ जाता है ना तो पूरा का पूरा वीडियो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो आप थोड़ा कोऑपरेट करिए प्लीज़। अब आपको आवाज़ आई होप ना आए, कोई बाहर से ना आए, तो हम बनाते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या था कि मैं ये बता रहा था आपको कि हम फोर्स R को रिजोल्व करना, मतलब क्या, मतलब इस फोर्स R को रिजोल्व करेंगे हम अलोंग OZ एंड परपेंडिकुलर टू OZ। मतलब रिजोल्व का मतलब ये होता है सिंपली कि इस फोर्स R को अगर आप R1 और R2 में रिजोल्व कर रहे हैं, तो जितना काम ये फोर्स R करेगा डिस्टेंस, उतना ही काम ये R1 और R2 क्या करेंगे, मिलके करेंगे। ये मतलब होता है रिजोल्व का। अब रिजोल्व का मतलब भी आपको अगर मैं यहाँ पे समझाऊं अच्छे से, तो जैसे डिस्टेंस क्या बताया था मैंने वहां पे कि जैसे किसी भी फोर्स R को आप रिजोल्व कर रहे हैं अलोंग OZ, तो जिस फोर्स को आप रिजोल्व कर रहे हो तो वो फोर्स क्या है, R, ठीक है डिस्टेंस, वो फोर्स क्या है, R। और कोसाइन, अब कोसाइन में क्या लिखना होता है आपने देखो, अब मैं फोर्स R को रिजोल्व कर रहा हूं, पहले मैं काम कर रहा हूं अलोंग OZ, परपेंडिकुलर टू OZ बाद में करूंगा, पहले अलोंग OZ में फोर्स R को रिजोल्व कर रहा हूं। तो आप ये देख ले कि अलोंग OZ कौन सा फोर्स लगा हुआ है, ओवरऑल तो आपका R लगा हुआ है। और इस फोर्स
जो भी जिस फोर्स को आप रिजोल्व कर रहे हैं, मतलब फोर्स आर को रिजोल्व कर रहे हैं, तो ये फोर्स आर जिस डायरेक्शन में इसको रिजोल्व कर रहे हो उस डायरेक्शन के साथ ये फोर्स आर कितना एंगल बनाता है। तो भैया आर फोर्स जो है अलोंग ओजेड जो है 0 ही एंगल बना रहा है, क्योंकि ये इसी लाइन पे लाई कर रहा है ना, तो कोस ऑफ 0 हो जाता है बच्चे यहाँ पे। और कोस ऑफ 0 क्या होता है आपका 1 होता है। तो वहां पे बुक वाले क्या है, मतलब जो प्रोसीजर है कोस 0 आपको 1 होता है, तो सिंपली ऐसे लिख देते हैं भाई कि आर इक्वल टू, ठीक है। अब देखो, अब ये जो है फोर्स हमारे, अब ये तो अकेला फोर्स है, ठीक है, इसको हमने किस में रिजोल्व किया है, R1 और R2 में। यहाँ पे क्या होगा देखो, तो फोर्स R1 पहले ये किसके बराबर है आपका R1 और कोस ऑफ क्या कि ये R1 फोर्स जो है ना इस OZ लाइन के साथ अलोंग OZ रिजोल्व कर रहे हैं, तो अलोंग OZ ये R1 फोर्स कितना एंगल बना रहा है भाई, हमने देख लिया था पहले ही, अल्फा कंसीडर कर दिया था, तो यहाँ पे इसका यूज कर लिया हमने प्लस। उसके बाद डिस्टेंस ये फोर्स R2 भी है यहाँ पे, R2 ये कितना एंगल बना रहा है OZ के साथ बच्चों, बीटा, तो कोस ऑफ बीटा, तो R1 कोस अल्फा प्लस R2 कोस बीटा आ गया। ये तो हो गया अलोंग OZ रिजोल्व। अब अगर मैं परपेंडिकुलर टू OZ रिजोल्विंग की बात करूं डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, परपेंडिकुलर टू OZ, अब फोर्स तो आपका R है, लेकिन आप अगर परपेंडिकुलर टू OZ करें, जब फोर्स R को रिजोल्व करोगे तो आप यहाँ पे लिखोगे R cos 90, क्योंकि जो R फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू OZ मतलब इस R फोर्स का जिस डायरेक्शन में इसको रिजोल्व कर रहे हैं उस डायरेक्शन के साथ एंगल कितना बना रहा है ये, तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो उसीलिए यहाँ पे R cos 90 आ जाता है। फिर आपको पता है कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। एक और तरीका मैं ऐसे भी देख सकते हैं आप इसको देखने के लिए, क्या कि ऐसे कहते हैं आप कि अगर आप इस R फोर्स को परपेंडिकुलर टू OZ अगर आप रिजोल्व करें, तो भैया OZ ये है बच्चों, OZ के परपेंडिकुलर तो कोई भी फोर्स नहीं है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे 0 लग देता हूँ। याद रखने का तरीका है जस्ट आपका, यही 2 इक्वेशन जो मैं मेन बनाऊंगा यही मेन है, उसके बाद तो आर्टिकल में कैलकुलेशन है वो जस्ट आप इजीली वे में कर लेंगे। उसके बाद 0 इक्वल टू क्या होगा देखो, अब फिर से वही बात, अब डिस्टेंस जब बात आती है परपेंडिकुलर, जब भी आप रिजोल्व अलोंग OZ किया, अब हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू OZ की, तो परपेंडिकुलर टू OZ में कोस का आपने हमेशा क्या बना देना, साइन बता देना है, ठीक है। तो वैसे मैं बता भी सकता हूँ आपको साइन क्यों बना, तो उसके लिए अगर आपको बिल्कुल डीपली समझना है तो मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं उसके लिए भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर वो समझाने लगा तो आर्टिकल रह जाएगा, क्योंकि पहले ही आर्टिकल बहुत लेंथी है। तो जस्ट आप इतना याद रखें कि जब भी परपेंडिकुलर टू OZ रिजोल्व कर रहे हैं तो हमेशा क्या आएगा, साइन ऑफ एंगल आएगा। तो फोर्स तो R1 ही है बच्चों, R1 साइन अल्फा और प्लस R2 और साइन बीटा, यहाँ पे जो R2 साइन बीटा आ जाएगा। अब देखो डिस्टेंस, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखनी है, अब मैं परपेंडिकुलर टू OZ जब रिजोल्व कर रहा हूँ तो बच्चों क्या होता है, डायरेक्शन ओपोजिट होने की वजह से एक के साथ नेगेटिव आ जाएगा, या तो इसको नेगेटिव कर देना या इसको नेगेटिव कर देना। तो थोड़ी देर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नेगेटिव कर देता हूँ, क्यों किया उसको मैं समझा देता हूँ। देखो जब आप फोर्स R को रिजोल्व कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू OZ, तो सपोज करो आपने एक फोर्स की जो R1 है उसकी डायरेक्शन ऐसे ली और सपोज करो दूसरे की डायरेक्शन आपने ऐसे ली, ठीक है, परपेंडिकुलर टू OZ मतलब एक को तो ऐसे लोगे दूसरे को ऐसे लोगे। अब देखो डायरेक्शन दोनों की क्या है, ओपोजिट है, उसकी वो है इसकी ये साइड है, तो दोनों की डायरेक्शन ओपोजिट होने की वजह से अगर एक को कुछ भी लोगे तो दूसरा उसका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो किसी एक के साथ नेगेटिव लगा देना। इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो, दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा क्या होगा, स्टूडेंट्स अब आपने जैसे इस फोर्स को रिजोल्व किया, ऐसे ही अब यहाँ पे K की बारी आती है। ये क्या है आपका, मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ कपल भी एक टाइप का फोर्स ही है। तो यहाँ पे अब K को रिजोल्व करेंगे सेम अलोंग OZ एंड परपेंडिकुलर टू OZ, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला लिख ले पहले आप। फॉर्मूला क्या होता है आपका कि मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट किसी भी फोर्स का डिस्टेंस अबाउट अ लाइन वो क्या होगा देखो, क्योंकि मैं इसको रिजोल्व करूंगा अलोंग OZ एंड परपेंडिकुलर टू OZ, तो अलोंग OZ भी एक लाइन है और परपेंडिकुलर टू OZ भी एक पर्टिकुलर लाइन है। तो मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ लाइन क्या होगा डिस्टेंस, फॉर्मूला होता है आपका फोर्स की फोर्स जो भी है, ठीक है, फोर्स इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कि उस फोर्स की, जिस फोर्स को हम मोमेंट निकालना चाहते हैं उस फोर्स का डिस्टेंस जो है
जिसके अलोंग निकाल रहे हैं वहां तक उन दोनों का डिस्टेंस कितना है। जैसे मैं यहाँ पे इस k को रिजोल्व करूंगा जब, तो इस k का मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, फोर्स तो इसको मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ k को R1 और R2 से ही, तो मैं k इक्वल टू क्या लिखूंगा कि फोर्स R1 इंटू ये लाइन इस अलोंग OZ कितना डिस्टेंस दे रही है, तो वो कितना डिस्टेंस है a, तो मैं डिस्टेंस की जगह a लूंगा, ठीक है, इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। वैसे तो पूरा लिखना है साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, मतलब इसी लाइन के साथ अलोंग OZ के साथ फोर्स R1 का कितना एंगल है उसमें साइन लेना होता है मोमेंट ऑफ फोर्स में, बस ये ध्यान रखना है। तो देखो अब अलोंग OZ कितना कपल ऑफ मोमेंट है बच्चों, k, ठीक है, k इक्वल टू क्या होगा, फोर्स तो वही है आपका R1, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है a, तो AR1 साइन कितना आ जाएगा, एंगल कितना बना रहा है OZ के साथ अल्फा, प्लस अब फोर्स अब दूसरा कौन सा फोर्स है R2, इसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक b, तो BR2 और ये आपका साइन बीटा, इक्वेशन नंबर 3 आप इसको कह देंगे बस। उसके बाद जब परपेंडिकुलर टू OZ बात करेंगे तो कोई भी आपका मोमेंट ऑफ फोर्स नहीं है तो 0, और इक्वल टू क्या होगा, देखो ये आ जाएगा AR1। जब डिस्टेंस अब यहाँ फॉर्मूले में अलोंग OZ में जब साइन है तो परपेंडिकुलर में हमेशा साइन का कोस बन जाता है, क्योंकि 90 माइनस थीटा हो जाता है, और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा आपका कोस थीटा हो जाता है, याद रखना आपको। तो जब इसके परपेंडिकुलर बात करूंगा तो AR1 एंगल आपका साइन का हो जाएगा कोस अल्फा, और यहाँ पे किसी भी एक के साथ आप नेगेटिव लगा देना, यहाँ पे लगा दो यहाँ पे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से, तो BR2 कॉस ऑफ बीटा इक्वेशन नंबर 4, दैट्स इट, ठीक है डियर फ्रेंड्स। ये इतना सा पूरा का पूरा आर्टिकल है। अगर ये इक्वेशन किसी बच्चे ने बिल्कुल अच्छे से बना दी, उसके बाद तो जस्ट क्या है कैलकुलेशन 1 मिनट में अब सोल्व कर दूंगा मैं इसको। देखो डियर फ्रेंड्स, अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर 4 को लेके चलता हूं। नाउ फ्रॉम 4 आप एम याद रखें अपना, आपने करना क्या है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे R1 को RKAB की टर्म में लाना है, R2 को भी RK और AB की टर्म्स में लाना है। देखते हैं लाने में कामयाब होंगे या नहीं। उसके लिए क्या करना है डियर फ्रेंड्स, आपको मैंने 4 को लिया, 4 में क्या करता हूं मैं, इसको ले लेता हूं लेफ्ट साइड, इसको रखता हूं राइट साइड, तो ये लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो AR1 cos अल्फा इक्वल टू BR2 cos बीटा। आपको आइडिया कैसे आएगा कि आपने अब क्या करना है। देखो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, अगर 1 की बात करूँ R1 cos अल्फा प्लस R2 cos बीटा, इसकी वैल्यू की प्लेस पे मैं R रख सकता हूँ, क्योंकि मुझे R1 R2 को RK की टर्म में लाना है, तो मैं R1 cos अल्फा प्लस R2 cos बीटा बनाने की कोशिश करता हूँ, उसकी जगह पे मैं R लिख दूंगा। देखो अब यहाँ पे तो लेकिन A प्रॉब्लम दे रहा है, यहाँ पे B प्रॉब्लम दे रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, B को तो लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देता हूँ, A को राइट साइड, तो क्या हो जाएगा, देखो R1 cos अल्फा बाई ये B यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे R2 cos ऑफ बीटा अपॉन A आपका राइट साइड आ गया, दैट्स इट। उसके बाद जैसा कि आपने PDE में किया भी होगा डिस्टेंस, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे R1 सिमेट्रिसिटी के साथ, प्लस जो आपने न्यूमरेटर में किया है काम वही सेम आपको डेनोमिनेटर में भी क्या करना पड़ता है, सेम आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ न्यूमरेटर्स को ऐड किया, R1 cos अल्फा प्लस R2 cos बीटा, अपॉन में क्या करना पड़ेगा, डेनोमिनेटर को ऐड A प्लस B। इससे हमारा काम बन जाएगा बच्चों, कैसे, R1 cos अल्फा प्लस R2 cos बीटा की वैल्यू कितनी है R, तो मैं इसका मतलब इसको रख सकता हूँ R, इसकी प्लेस पे A प्लस B। कहाँ से हुआ ये, बाई आपका 1 आया, ये ऐसा लिख सकते हैं आप, बड़ा अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। अब देखो एक बार तो इसको इसके इक्वल रख दो, ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो R1 cos अल्फा कितना आएगा, B को जस्ट उधर ले जाओ, तो क्या क्या आ गया, डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट ले लेता हूँ कि R1 cos अल्फा कितना आ गया, BR बाई A प्लस B, ठीक है डियर फ्रेंड्स, दैट्स इट, इक्वेशन नंबर 5 इसको कह दो आप। सिमिलरली अगर मैं इसको R2 cos बीटा बाई A को इसी के इक्वल रखूंगा तो A ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, R2 cos बीटा इक्वल टू AR बाई A प्लस B, इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 6, दैट्स इट, ठीक है। अब की बार आपने 4 को लिया, अब की बार आप इक्वेशन नंबर 2 को उठा लो, उसमें भी आप R1 साइन अल्फा को लेफ्ट साइड रखो, R2 साइन बीटा को राइट साइड ही रखना। तो क्या मैं अब 2 का यूज कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका, ये हो जाएगा
R1 साइन, इसको भी ध्यान से समझ लें भाई, R2 साइन बीटा। मतलब क्या हुआ है, R1 साइन अल्फा को मैं लेफ्ट साइड लेके आया हूँ, R2 साइन बीटा को मैंने राइट साइड रखा। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने 4 को लेके फर्स्ट का यूज किया था, अभी थर्ड अनयूज रह रही है हमारी कि थर्ड का यूज हमने कहीं भी नहीं किया। तो अगर मैं थर्ड का यूज करना चाहूँ तो AR1 साइन अल्फा प्लस BR2 साइन बीटा जहाँ पे भी होगा उसके प्लेस पे आप K लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तो A नहीं है, यहाँ पे B नहीं है। तो ये बनाने के लिए क्या करूँ मैं, A से मल्टीप्लाई A से डिवाइड, A से मल्टीप्लाई A से डिवाइड, B से मल्टीप्लाई B से डिवाइड। बच्चों बन गया हमारा AR1 साइन अल्फा, ये बन गया हमारा BR2 साइन बीटा। जैसे हमने इसमें किया था इन दोनों को ऐड कर देंगे इक्वल टू में ले जाके, क्या AR1 साइन अल्फा प्लस BR2 साइन बीटा अपॉन डेनोमिनेटर्स में क्या आएगा A प्लस बी। सेम यहाँ पे भी हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। अगर मैं अब इक्वेशन 3 का यूज करूँ तो इसके प्लेस पे मैं K लिख सकता हूँ, तो वही आ जाएगा कि K बाई A प्लस बी। फिर से वही, अगर मैं इसको और इसको दोनों को इक्वेट करूं तो AR1 साइन अल्फा, अब देखो A से A तो कैंसिल ही कर दो, तो R1 साइन अल्फा डायरेक्ट क्या आ गया K बाई A प्लस बी। ऐसे ही R2 साइन बीटा क्या आ जाएगा K बाई A प्लस बी। तो मैं लिख दूंगा डायरेक्ट यहाँ से कि R1 साइन अल्फा इक्वल टू K बाई A प्लस बी। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 7। और यहाँ से R2 साइन बीटा, ये क्या आ जाएगा डिस्टेंस, ये भी सेम K बाई A प्लस बी, इक्वेशन नंबर 8। तो ये आ चुके हैं आपका। इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से दिखाने के लिए आपको एक बार सर्कल कर दूं, क्योंकि मैं इसका यूज करूंगा। ये है डिस्टेंस आपका 8 और ये है आपका इक्वेशन नंबर 7। ठीक है डिस्टेंस। अब देखो मुझे क्या करना था, R और K को R1 को R के AB की टर्म में लाना है, R2 को भी R के और AB की टर्म्स में लाना है। देखो डिस्टेंस, अब आपके पास क्या है, इक्वेशन 5 6, ये रही 5 आपकी, ये 5 है और ये आपकी 6 है। दोनों इनको चारों इक्वेशंस को ध्यान से देखें। अगर मैं क्या करूँ यहाँ से, देखो R1 कोस अल्फा, R1 साइन अल्फा, R1 आप क्या करो, इसको स्क्वेयर करो, 5 का स्क्वेयर प्लस 7 स्क्वेयर, उससे क्या होगा R1 स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, 5 का स्क्वेयर कर रहा हूँ, तो R1 स्क्वेयर कोस स्क्वेयर अल्फा हो गया, यहाँ से R1 स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा हो गया। तो R1 स्क्वेयर कॉमन दोनों में, कोस स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा क्या हो गया 1। तो लेफ्ट साइड क्या आ गई R1 स्क्वेयर। डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं लिखता हूँ पहले यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 5 स्क्वेयर प्लस 7 स्क्वेयर आएगा क्या बच्चों, लेफ्ट साइड तो मैंने अभी बनाई थी R1 का स्क्वेयर। अब आएगी क्या, देखो राइट साइड की बात करते हैं, ये राइट साइड है तो BR मतलब क्या आ जाएगा B स्क्वेयर R स्क्वेयर। दोनों का डेनोमिनेटर क्या है, सेम है, A प्लस बी का होल स्क्वेयर, A प्लस बी का होल स्क्वेयर। तो एलसीएम ही आ जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दें B स्क्वेयर R स्क्वेयर प्लस K स्क्वेयर। तो क्या आ जाएगा B स्क्वेयर R स्क्वेयर, B स्क्वेयर R स्क्वेयर प्लस K स्क्वेयर बाई A प्लस बी का होल स्क्वेयर। इक्वेशन नंबर इसको कह दो आप 8 9। ठीक है बच्चों, ये आ गया। दोबारा देख लें, बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ये आ गया R1 स्क्वेयर के। देखो आपका आ गया ना भाई, R1 किसकी टर्म में आ गया, आर के और ए बी की टर्म से, मतलब R1 अब हम फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली R2 की जगह देखें आप कैसे फाइंड करेंगे, 6 का स्क्वेयर और 8 का स्क्वेयर कर दें, क्या 6 स्क्वेयर प्लस 8 स्क्वेयर। इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, R2 स्क्वेयर कोस स्क्वेयर बीटा प्लस R2 स्क्वेयर साइन स्क्वेयर बीटा। तो R2 स्क्वेयर कॉमन, कोस स्क्वेयर बीटा प्लस साइन स्क्वेयर बीटा कितना हो गया 1। तो यहाँ से आएगा R2 स्क्वेयर, लेफ्ट साइड तो बनी R2 का होल स्क्वेयर। अब देखो और क्या होगा, लेफ्ट राइट साइड भी ऐड हो जाएंगी, A स्क्वेयर R स्क्वेयर प्लस K स्क्वेयर। तो A स्क्वेयर R स्क्वेयर प्लस K स्क्वेयर, और दोनों का डेनोमिनेटर क्या है A प्लस बी और उसका स्क्वेयर। ये एलसीएम आ जाएगा, एक ही स्टेप में लिख दिया मैंने, इसको आराम से करके देख भी सकते हैं आप इक्वेशन नंबर 10। तो R1 और R2 ए बी आर के की टर्म्स में आ चुके हैं। इसका मतलब हम R1 और R2 दो फोर्सेस से रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी सिस्टम ऑफ फोर्स को, जो कि हमने पहले रिड्यूस कर दिया था किसी सिंगल रेंच में। तो मतलब रेंच को रिड्यूस कर दिया हमने, दो फोर्स में रिप्लेस कर दिया, मतलब रिप्लेस कहेंगे यहाँ पे। उसके बाद डियर फ्रेंड्स अब आपने ये भी देखना है कि यही अल्फा और बीटा कि हम इन फोर्सेज को किस एंगल से क्या करें, इंक्लाइन कराएं OZ से। वो अगर आपने फाइंड करना हो तो देखो कैसे, आप 7/5 जब करेंगे तो R1 साइन अल्फा बाई R1 कोस अल्फा, R1 से R1 कैंसिल, साइन अल्फा बाई कोस अल्फा कितना हो गया टेंजेंट अल्फा। मैं क्या कर रहा हूँ 7/5 कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा टेंजेंट अल्फा। एक बार देख लेंगे इसको दोबारा से, देखो
मैं कर रहा हूँ R1 साइन अल्फा बाई R1 कोस अल्फा, R1 से R1 कैंसिल, साइन अल्फा बाई कोस अल्फा टेन अल्फा, और ये क्या हो जाएगा देखो K बाई ए प्लस बी बाई बी आर बाई ए प्लस बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, डायरेक्ट बचा K बाई बी आर, तो मैं बस लिखूंगा K बाई बी आर। तो बच्चों यहाँ से अल्फा कितना आ गया, टेंजेंट इनवर्स K बाई बी आर। इसका मतलब तो अल्फा भी हमारा फाइंड हो गया B और K की टर्म्स में ही, तो अल्फा भी फाइंड हो सकता है। सिमिलर वे में 8/6 कराएं अगर तो बीटा भी निकाल दें, तो आपने क्या कराना है 8/6। जब बच्चों 8/6 कराओगे तो क्या करोगे देखो, साइन बीटा बाई कोस बीटा 10 बीटा हो जाएगा, R2 से R2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा टेंजेंट बीटा इक्वल टू में क्या आएगा देखो ध्यान से, ये क्या है आपका K बाई ए प्लस बी, ए आर बाई ए प्लस बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, क्या आ जाएगा K बाई ए आर, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे K बाई ए आर। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा, आपकी बीटा की वैल्यू भी फाइंड होगी। अब देखो आर्टिकल में क्या कह रहा था कि किसी भी सिस्टम ऑफ फोर्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं दो फोर्सेस से, तो मैंने इस सिस्टम ऑफ फोर्स को रिप्लेस कर दिया R1 और R2 से। फिर उसके बाद कह रहा था कि ऐसा आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ वे में कर सकते हैं। देखो डिस्टेंस, अब ये सपोज करो ए डिस्टेंस ली, ए डिस्टेंस सपोज करो आपकी 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, तब भी आपका R1 निकल जाएगा, R2 तब भी निकल जाएगा, A को 3 लो या 4 लो, क्योंकि R2 तो एग्जैक्टली ए बी और आर के की टर्म्स में आ गया। अगर मैं इसको ले लूँ 4, इसको ले लूँ 5, तब भी R1 R2 निकलेंगे। मतलब क्या, हम कितने डिस्टेंस ऐसे ले सकते हैं, क्योंकि नंबर्स हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट है, इसीलिए हम इस सिस्टम ऑफ फोर्स को रिप्लेस कर सकते हैं दो फोर्सेस से, बट इनफाइनाइट नंबर ऑफ वे में। ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वे ऐसे समझेंगे बस आप। उसके बाद नेक्स्ट केस जो है इसी आर्टिकल में ये भी बताना था आपको कि जो ये दो फोर्स हैं आपके, कौन कौन से, ए बी सी, ए बी, और ये मतलब जो फोर्स है R1 और R2, कह रहा है कि ये दोनों मिलके जो टेट्राहेड्रन बनाएंगे उसका जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट दिखाना है। बिल्कुल इजी सा है वैसे तो, ध्यान से देखना है, एक ही फॉर्मूला याद रखना है बस आपको। क्या वो कह रहा है कि ऐसे बनाया होगा फिर उसने कि जो ये ए बी से, देखो कैसे कि आपने सपोज करो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया और इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाया, ऐसे सपोज करो, ऐसे मिलके सी यहाँ आ गया सपोज करो, तो ये ट्राइंगल आ गया ए बी सी। तो टेट्राहेड्रन कैसा दिखता है, देखो पहले तो डायमंड जैसा दिखता है, ऐसा दिखता है बच्चों टेट्राहेड्रन आपका ऐसा। ठीक है, ऐसा टेट्राहेड्रन होता है। ठीक है, इस टाइप से टेट्राहेड्रन होगा। इसका वॉल्यूम वो बता रहा है, वो कह रहा था कि जो ये दोनों फोर्स मिलके टेट्राहेड्रन बनाएंगे वो कांस्टेंट वॉल्यूम का हो, मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट दिखाना है। कांस्टेंट क्या होता है, 5, 6, 7 ये सभी कांस्टेंट हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कोई भी नंबर नहीं दिया, ना आर का मैग्नीट्यूड दिया था, के का मैग्नीट्यूड दिया, तो फिर आप इसको कांस्टेंट वॉल्यूम का कैसे दिखाओगे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम का दिखाना मतलब देखो ये हमें पता है फिक्स कि न्यूटन जो फोर्स है आर, उसका मैग्नीट्यूड होगा कांस्टेंट ही होगा, के भी आपको कांस्टेंट ही दिया होगा, ए भी कांस्टेंट दिया होगा, बी भी कांस्टेंट दिया होगा, ये कांस्टेंट ही दिए होंगे। तो मतलब मेरा काम यही रहेगा कि जो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन आए वो पर्टिकुलर के आर ए बी की टर्म में ही आना चाहिए और फिक्स आना चाहिए, वो वेरी नहीं करना चाहिए, तभी तो उसको हम कांस्टेंट कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे, तो एक फॉर्मूला लगाना, आपने याद रखना है कि जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, ठीक है डियर फ्रेंड्स, कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, बस इतना ही लिखूंगा मैं तो क्योंकि जगह थोड़ी कम है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या होगा, TETRA और HEDRON। टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम होगा यहाँ पे वो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, क्या कि 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC का एरिया, मतलब ट्रायंगल ABC का एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC का एरिया, और जो डिस्टेंस अब क्या 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इनटू, अगर मैं इस D से डिस्टेंस परपेंडिकुलर डाल दूं ऐसे, ठीक है, ऑन ट्रायंगल ABC, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी परपेंडिकुलर फ्रॉम D अपॉन ट्रायंगल ABC, ऐसा इमेजिन कर लें। तो मैं यहीं पे यही लिखूंगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम D अपॉन ट्रायंगल ABC, दैट्स इट। ठीक है, क्या मतलब कि भैया दोबारा बताता हूं मैं एक बार कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम D से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन ट्रायंगल ABC। अब यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं, देखो क्या होगा 1/3
एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, देखो एबीसी का यहाँ पे क्या लगाया हम, एज अ रेगुलर टेट्राहेड्रन अगर इसको कंसीडर करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या होता है आपका, साइड स्क्वायर बाई 2। तो मैं दो साइड ले लेता हूँ, ए बी इंटू ए सी और बाई में 2। तो मैं यहाँ पे लूँगा ए बी इंटू ए सी बाई 2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 1/3 ए बी इंटू ए सी बाई 2 इंटू, और परपेंडिकुलर ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला की हेल्प से, बी डी इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल साइन ऑफ सम ऑफ एंगल, तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि जो फोर्स R1 है वो अल्फा एंगल बना रहा था, फोर्स R2 है वो बीटा एंगल बना रहा था। तो फॉर्मूला ये आप क्या करेंगे, बी डी, तो बी डी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो ये समझ लें आप जस्ट इतना सा बस यहाँ पे कि जो ये फॉर्मूला है क्रैम कर लें अच्छे से कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम डी अपॉन ट्रायंगल एबीसी क्या होगी आपकी, बी डी साइन अल्फा प्लस बीटा होगी, बी डी साइन अल्फा प्लस बीटा, और ये 1/3 ए बी इंटू ए सी बाई 2। अब जस्ट यहाँ पे वैल्यूज रखनी है आपको, देखो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ए इज इक्वल टू 1/3 ए बी कितना है हमारा, ए बी, ये ए है ये बी है तो ए प्लस बी हो गया, तो ए प्लस बी। ए सी कितना है मेरा, ए सी ये कितना है मेरा, फोर्स R1, तो मैं इसके प्लेस पे R1 रख दूंगा, बाई में 2 है आपका। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ए प्लस बी इंटू R1/2। बी डी कितना है मेरा, बी डी की बात कर लेते हैं, तो बी डी कितना था मेरा, फोर्स R2, तो इसके प्लेस से मैं R2 लिख दूंगा, और साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, साइन ए प्लस बी का साइन ए कोस बी, तो साइन अल्फा कोस बीटा, ठीक है, प्लस साइन ए कोस बी, कोस ए कोस अल्फा और साइन बीटा। तो ये अपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। उसके बाद इसमें थोड़ा सा अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, कैसे देखो, अब ये क्या हो गया 1/3 इंटू 2 1/6, तो ये तो बाहर ले लें आप, a प्लस बी बाई 6, ये तो पूरा बाहर आ जाएगा। अब R1 R2 को कैसे शिफ्ट करना है, देखो डेट से, अब मैं यहाँ पे मैं चाहता था क्या कि जो वॉल्यूम है टेट्राहेड्रन का वो प्योरली R के और ए बी की टर्म्स में आए, क्योंकि यही कॉन्स्टेंट्स हैं। वो कैसे आएगा, देखो अब आपको यहाँ पे 5 में R1 कोस अल्फा की वैल्यू है बिल्कुल बी आर ए बी की टर्म्स में, R2 कोस बीटा की वैल्यू बिल्कुल बी आर ए बी की टर्म्स में, R1 साइन अल्फा ऐसे ही R2 साइन बीटा। अब बनाने की कोशिश करते हैं, देखो यहाँ पे है R1 R2 की प्रोडक्ट है इसके साथ में, तो हमें चाहिए कोस साइन अल्फा के साथ में क्या है, देख लो यहाँ से, साइन अल्फा के साथ में R1 है और यहाँ पे क्या है कोस बीटा के साथ में पक्का R2 होगा, तो मैं साइन अल्फा के साथ में R1 लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों क्या है R1 और R2 की मल्टीप्लाई है, तो मैं R1 की मल्टीप्लाई जब करूंगा तो उसको साइन अल्फा के साथ में लिख देता हूँ, R1 साइन अल्फा, समझ गए, इनटू, और R2 को लिख देता हूँ कोस बीटा के साथ में, फिर इनकी डायरेक्ट वैल्यू रख दूंगा यहाँ से R2 कोस बीटा प्लस। ठीक है, दोबारा देख लें, R1 को मैंने साइन अल्फा के साथ में क्यों रखा, क्योंकि R1 साइन अल्फा की डायरेक्ट वैल्यू ये रख दूंगा, R2 को कोस बीटा के साथ में रखा क्योंकि R2 कोस बीटा की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से वहाँ रख दूंगा प्लस। अब देखो नेक्स्ट वाले में यहाँ कोस अल्फा के साथ में क्या है, देख लो यहाँ से भाई, कोस अल्फा के साथ में है R1, तो R1 को मैं यहाँ से कोस अल्फा के साथ में ले जाऊंगा ऐसे, R1 कोस अल्फा, बचा R2, तो R2 आ जाएगा साइन बीटा के साथ में, R2 साइन बीटा। देख लें एक बार, यही है क्या, देखो R1 कोस अल्फा की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट वहाँ रखूँगा और R2 साइन बीटा की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट वहाँ रखूँगा। उसके बाद क्या होगा, सभी वैल्यू किस में है, बी आर ए बी के की टर्म्स में है, तो जो आपकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन आएगी वो सोल्व होके क्या आएगी डिस्टेंस, एक कोई कांस्टेंट आएगी। देखो कैसे, तो यहाँ से क्या आ गया, ये a प्लस बी बाई 6। ठीक है, R1 साइन अल्फा कितना है आपका, k बाई ए प्लस बी, तो k बाई ए प्लस बी इंटू R2 कोस बीटा कितना है, ए आर बाई ए प्लस बी। अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, ए के आर आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहीं पे कर देता हूँ क्या, ए के आर बाई ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब आप करके देखेंगे, देखो दोबारा से क्या किया है, R1 साइन अल्फा R2 दोनों की मल्टीप्लाई करनी, ए आर के, तो ए आर के बाई ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस। अब कोस R1 कोस अल्फा R2 साइन बीटा, R1 कोस अल्फा ये है, R2 साइन बीटा कौन सा है, ये है, तो इन दोनों को प्रोडक्ट, तो बी आर के ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो बी आर के लिखो, बी आर के बाई में क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर दो भाई थोड़ा सा, क्या होगा देखो, इज इक्वल, ये हो जाएगा आपका
इसको यहाँ से मैं रफ कर दूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। a प्लस बी बाई 6 इक्वल टू दिस। अब इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, देखो दोनों का एलसीएम क्या है, सेम है, तो यहाँ से इनको ऐड कर दें, a के आर प्लस b के आर। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो क्या आएगा, देखो a के आर प्लस b के आर, ये तो ऐड हो गया क्योंकि एलसीएम सेम है। एलसीएम क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये एलसीएम है। और साथ में क्या है, a प्लस बी बाई 6, तो इसके साथ में लिख लें a प्लस बी बाई 6, a प्लस बी बाई 6 ये है। अब a प्लस बी से एक पावर तो हो जाएगी कैंसिल, यहाँ से क्या कॉमन है, के आर कॉमन, a प्लस बी बचा। तो मैं लिखूंगा क्या कि 1/6 और आपका के आर कॉमन, और ये बचा क्या, a प्लस बी। बाई में a प्लस बी की एक और बची हुई है, तो a प्लस बी से a प्लस बी वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया आंसर के आर बाई 6। अब देखो k भी कॉन्स्टेंट है और r भी क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो किसी दो कांस्टेंट की प्रोडक्ट फिर से कांस्टेंट, डिवीजन कांस्टेंट से कराओगे फिर से कांस्टेंट, तो दो कांस्टेंट की डिवीजन भी कांस्टेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये प्रूव कर दिया कि जो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन है वो क्या है, ओवरऑल आपका कांस्टेंट है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको आर्टिकल ये थ्योरम कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर किया करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।